कल्याण भारत आईएएस में आपका स्वागत है। संघवाद और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को हम आज की एडिटोरियल डिस्कशन में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। एक देश एक चुनाव और दल बदल विरोधी कानून के उदाहरण के साथ को आधार बनाकर हम संघवाद और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बेहतर ढंग से समझेंगे। वर्तमान सरकार एक देश एक चुनाव की जो ढांचा है उसको गंभीरता से लागू करने का प्रस्ताव रख रही है। इसका उद्देश्य है लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक ही साथ कराना। इसमें कुछ समर्थक हैं, कुछ विरोधी हैं। समर्थक कहते हैं प्रशासनिक और वित्तीय दृष्टिकोण से कुशलता में वृद्धि होगी एक देश एक चुनाव से। विरोध में लोग कहते हैं कि इस योजना के भारतीय संविधान में वर्णित लोकतांत्रिक और संघीय चरित्र पर गहरे प्रभाव पड़ सकते हैं। हम इसका बेहतर ढंग से विश्लेषण आगे करेंगे। उसके पहले हम इसके ऐतिहासिक संदर्भ को देख लेते हैं। ऐतिहासिक संदर्भ में ये देखिए, एक देश एक चुनाव पहले भी था। समानांतर चुनाव कोई यह नई विचार नहीं है, क्योंकि आज़ादी के बाद के वर्षों में भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराया जाता था। लेकिन इस सहकारी संघवाद का मतलब है कि जैसे सभी सरकार मिलके, जैसे सेंटर में बैठी सरकार स्टेट में और पंचायत लेवल पे एक दूसरे को कोऑपरेट करे। जनरली यहाँ पे बात सेंटर और स्टेट का ही हो रहा है कि ये दोनों मिलकर काम करे, कोऑपरेट करे, एक दूसरे को सहयोग करे। लेकिन इसमें दिक्कत तब शुरू हो गया जब इस चक्र को बाधित किया कौन? अनुच्छेद 356 अर्थात राष्ट्रपति शासन। फर्स्ट टाइम पहली बार 1959 में केरल में लागू किया गया। इसके बाद से केंद्र राज्य संबंधों में एक असंतुलन पैदा हो गया और ऐसा लगा कि जो राज्य है, राज्य की सत्ता पे जो चुन के पार्टी आ रही है उसके ऊपर केंद्र का कंट्रोल हो रहा है और राज्य की स्वतंत्रता छीनी जा रही है। तो क्या है अनुच्छेद 355 का विवाद, क्या है इसका प्रभाव, आइए डिस्कस करते हैं। इसका उद्देश्य यह था कि जैसे राज्य में जब संवैधानिक विफलता हो जाती है, राज्य संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार नहीं चलती है, अराजकता फैल जाती है, तो वहाँ पे यह प्रावधान है, अनुच्छेद संविधान में यह प्रावधान है अनुच्छेद 356 के तहत कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा ताकि उस स्टेट में कार्य होता रहे। भीमराव अम्बेडकर ने इसे मृत लेख कहा था। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इसका उपयोग तो बहुत कम होगा। राष्ट्रपति शासन लगाना इतना आसान काम थोड़े ही है। आज हमको लगता है कि राष्ट्रपति शासन लगाना इतना आसान है, वास्तव में लग भी जाता है। तो ये भीमराव अम्बेडकर के दृष्टिकोण ऐसे थे। लेकिन अब एच.वी. कामत कहते हैं कि देखिए, भीमराव अम्बेडकर की तो डेथ हो चुकी है और ये अनुच्छेद आज भी जीवित है और ये लागू हो रहा है। इसके दुरुपयोग को आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1950 से अब तक अनुच्छेद 356 का 130 से अधिक बार उपयोग किया जा चुका है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो केंद्र में कोई भी सरकार जो बैठी हो वो अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए करती है। लेकिन इसमें एक बड़ा अच्छा डिसीजन आया था, एस.आर. बोम्मई मामला 1994, और इस डिसीजन ने जो संघीय ढांचे की सुरक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, क्या दिया कि अत्यधिक आवश्यकता जब होगी तभी राष्ट्रपति शासन लागू किया जाएगा और यह संसद और न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा। उसके बाद राजनीतिक स्वार्थों के लिए अनुच्छेद का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता और ये डिसाइड न्यायिक समीक्षा में होगा, संसद में डिस्कशन के माध्यम से होगा। इस ऐतिहासिक फैसले ने संघीय सरकार के अधिकारों को बहाल करने और राज्यपालों की मनमानी को सीमित करने की कोशिश की। लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि इस डिसीजन के बावजूद भी जो 1994 में हुआ, उसके बाद भी कई बार राष्ट्रपति शासन लगा। कुछ हद तक इस पे अंकुश भी लगा, लेकिन फिर भी लगा और आज तक 130 से अधिक बार ये हुआ। दल बदल और संघीय ढांचे पर क्या प्रभाव है? देखिए, दल बदल राज्य सरकारों की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। आप देखे होंगे केंद्र में जो सरकार होती है और राज्य में यदि किसी दूसरे की सरकार होती है तो वहाँ की पार्टी के कई विधायकों की खरीद कर ली जाती है और दिनों दिन रातों रात वहाँ की सरकार बदल जाती है। तो हो क्या रहा है कि सरकार गिर जाती है और विधायक प्रलोभन में आके अपना दल बदल लेते हैं। तो ये दल बदल जो था एक बहुत बड़ी समस्या था। आया राम गया राम का आपने वो पढ़ा ही होगा उसके बारे में। उसके बाद हम इसको देखते हैं कि इसको रोकने के लिए, लोकतांत्रिक क्षरण को रोकने के लिए 1985 में 52वें संशोधन के द्वारा 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून लागू किया गया। इसके बाद
कुछ दल बदल रुके, लेकिन कुछ समय बाद बड़े लेवल पे, क्योंकि इसमें कुछ लूप होल थे, कुछ समस्याएं थी, खामियां थी, क्यों तब क्या हुआ कि बड़े लेवल पे ही विधायक पार्टी बदलने लगे। पहला इसका खामियां देख लेते हैं इसमें। जैसे निर्णय लेने के लिए समय सीमा जो है वो कमी है। अध्यक्षों के पास अयोग्यता याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए कोई समयबद्ध ढांचा नहीं दिया गया है। जैसे अब अध्यक्ष देखता है कि ये मेरी पार्टी का है जो सत्ता में बैठी है, तो अध्यक्ष अपने हिसाब से विवेकाधिकार का इस्तेमाल करके पार्टी के जो सदस्य हैं उसकी योग्यता पे डिसीजन नहीं लेके उसे छोड़ देता है। तो ये एक बड़ा खामियां है इसमें। समूह दल बदल, जो कि हमने पहले डिस्कशन किया कि समूह का ही दल बदल हो जा रहा है। एक पार्टी के 2-3 या 2-3 से भी तिहाई से भी ज़्यादा लोग पूरे की पूरे पार्टी को बदल दे रहे हैं, पूरी की पूरे पार्टी ही खत्म हो जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि दल बदल आज भी है, जिससे असंवैधानिक तरीके से सरकार बदल जाती है। तो जरूरी है कि इस दल बदल कानून को मजबूती के साथ इसमें संशोधन किए जाए, ताकि जो ये बड़े लेवल पे पार्टी में सदस्यों का बदलाव हो रहा है उसे रोका जा सके। एक देश एक चुनाव के संदर्भ में क्या क्या समस्याएं हैं, देखिए। जो प्रस्ताव में राज्य चुनाव चक्रों को लोकसभा के साथ मिलाने की योजना है, इसमें कई समस्याएं हैं। जैसे अनुच्छेद 83 और 172 में संशोधन होगा। इससे क्या होगा कि संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए 5 वर्षीय कार्यकाल की गारंटी मिल जाएगी। लेकिन अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग और दल बदल विरोधी कानून की अपर्याप्तता जैसे मुद्दों को अनदेखा किया जा रहा है। तो आप कह सकते हैं कि ये हो सकता है कि बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन इससे पहले तो जरूरी है इन सब का, अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोकने का, दल बदल विरोधी कानून को रोकने का। लेकिन होता वही है कि जो सत्ता में कोई भी सरकार बैठी होती है वो हर वो कार्य, वो डिसीजन लेने का ऐसा प्रयास करती है जो उसके लिए फायदेमंद हो। राज्यों पर प्रभार और संघीय ढांचे पर इसका हमला क्या होगा एक देश एक चुनाव का, वो समझ लेते हैं। देखिए क्या होगा ना कि राज्य की स्वायत्ता में कमी आएगी, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। राज्य सरकारों का कार्यकाल राष्ट्रीय चुनाव चक्र के अनुरूप लाने के लिए या तो घटाया जाएगा या बढ़ाया जाएगा। मान लीजिए 2029 में लोकसभा चुनाव होने हैं और कोई सरकार 2027 में किसी राज्य में सरकार चुनी जाती है, तो अब उसको वहाँ पे मिलाने के लिए 29 में ही चुनाव कराने के लिए वहाँ की राज्य सरकार को सिर्फ 2 ही साल शासन करेगी। तो या फिर कहीं बढ़ा भी दिया जा सकता है। मान लीजिए किसी राज्य का कार्यकाल 28 में खत्म हो रहा है, 1 साल बच रहा है, तो वहाँ मिलाने के लिए 1 साल वहाँ बढ़ाया जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी जब मतदाता अपने किसी भी प्रतिनिधि को चुनता है तो एक समय सीमा के लिए चुनता है। तो यदि कम उसे कर दिया जाए और उसे ज़्यादा कर दिया जाए तो इसमें होगा क्या कि उस मतदाता के अधिकारों का उल्लंघन होगा। और यह केवल एक प्रशासनिक असुविधा नहीं बल्कि राज्यों की स्वायत्तता पर भी गहरी चोट है। यह प्रस्ताव भारत के संघीय ढांचे पर सीधा प्रभाव है जो संविधान के मूल सिद्धांतों के खिलाफ है। इसके बारे में भी आगे डिस्कशन करते हैं कैसे। देखिए संघीय ढांचे पर कैसे संकट होगा कि राज्यों को स्थानीय समस्याओं के समाधान के लिए अपेक्षाकृत स्वतंत्र इकाई के रूप में कार्य करने की अनुमति देता है। कौन? भारत का संघीय ढांचा। देखिए भारत विविधता से भरा हुआ देश है, बहुत बड़ा देश है और विविध संस्कृति है, अलग अलग तरीके का लोग हैं। एनसीईआरटी के एडवांस क्लासेस में हमने विविधता को पढ़ा है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चूंकि केंद्र में बैठी सरकार दिल्ली से ही पूरे देश को नियंत्रित नहीं कर सकती और ना ही विकास कर सकती है, और ना ही हर एक गांव के, एक कस्बा के, एक कबीले की समस्याओं को केंद्र में बैठी सत्ता सिर्फ नहीं पूरी तरीके से समझ सकती है, उनकी भावनाओं को। तो ये जरूरी है कि उनकी भावनाओं को समझने के लिए उनके स्तर से भी चीज़ों को नियंत्रित किया जाए, उनकी नीतियों को बनाया जाए, उनकी भावनाओं को समझा जाए, तब जाके बेहतर नीति बन सकती है। इसी के लिए पंचायती राज सिस्टम लागू किया गया था, जो त्रिस्तरीय जो सरकार हमारे यहाँ है, केंद्र में, राज्य में और पंचायत में, वो इसी के लिए किया गया था। तो अब अगर ऐसा होगा तो ये तो फिर से अपोजिट चीज़ें विपरीत में काम करने लगेगी, संघीय ढांचा के खिलाफ हो जाएगा। तो ये नहीं होना चाहिए, स्वतंत्रता आज़ादी दी जानी चाहिए। एक देश एक चुनाव के तहत राज्य चुनावों को राष्ट्रीय चुनावों के साथ आयोजित करना मतदाताओं की राज्य सरकार के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने की क्षमता को धुंधला और कमजोर कर देगा। मान लीजिए कि किसी राज्य में किसी सरकार ने बहुत अच्छे से काम 4-5 साल किया और केंद्र में भी जो दूसरी सरकार है उसने अच्छा से काम किया, लेकिन केंद्र अपनी योजनाओं के माध्यम से, अपने प्रचार के माध्यम से क्या करेगी कि राज्य के जो चुनाव होंगे उसी समय उसको प्रभावित कर सकती है। तो ये केंद्र के लिए फायदेमंद हो सकता है और राज्य की जो भी उपलब्धियां हैं, क्योंकि जनता हो सकता है कि उस समय अच्छे तरीके से तुलना ना कर पाए
कि केंद्र की सत्ता को हम दें, केंद्र की पार्टी को ही दें या फिर स्टेट को अलग अलग दें, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन मतदाता के बीच हो सकता है और इसका फायदा शायद केंद्र सरकार को हो जाए। लोकतांत्रिक मूल्यों पर क्या प्रभाव होगा? देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव जब लागू होगा तो कार्यकाल जो संक्षिप्त हो जाएगा, तो एक व्यक्ति के एक वोट एक मूल का उल्लंघन होगा, ये हमने पहले डिस्कशन कर लिया। और जैसे यदि कोई राज्य सरकार 3 वर्षों के बाद गिर जाती है तो क्या होगा? तो नई सरकार केवल 2 वर्षों के लिए क्या चुनी जाएगी या कुछ और होगा जो समन्वित चुनावी चक्र के अनुरूप हो? जैसा कि हमने बताया, कई बार सरकारें गिर जाती है, लोकसभा में भी कई बार सरकारें गिरी है, केंद्र में भी। तो जब सरकारें गिरेगी बीच बीच में, तो क्या इतने छोटे समय के लिए फिर से सरकार को चुनी जाएगी? तो बात तो वही हो गया कि फिर बार बार चुनाव होंगे। तो इसका समाधान सरकार कैसे करती है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि यह व्यवस्था सरकार के कार्यकालों को छोटा कर देगी, मतदाता के जनादेश का महत्व कम हो जाएगा और नई सरकार अपना पूरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी, जिससे पूर्ण प्रतिनिधित्व के लोकतांत्रिक सिद्धांत का क्या होगा? ह्रास होगा। और यह समस्या क्या है, लोकसभा में भी देखा गया है। कैसे? उदाहरण ले लीजिए ना, पास्ट में उदाहरण के लिए 90 के दशक में 96, 98, 99 में लगातार चुनाव हुए। और यदि इस समय एक देश एक चुनाव लागू होता तो 2001 में भी एक चुनाव होता, जिससे 5 वर्षों में 4 चुनाव हो जाते। तो एग्जाम्पल तो पहले ही आपके पास है कि बार बार चुनाव अगर गिरेगी सरकार तो फिर चुनाव आपको कराने ही होंगे। तो इस स्थिति में समस्या खड़ा हो सकता है। चुनावों की आवृत्ति और बढ़ती लागत, देखिए ये तो है कि एक देश एक चुनाव कराने से वित्तीय, प्रशासनिक और मानव संसाधन में कमी आएगी, क्योंकि बार बार चुनाव कराने से ये सब चीज़ें होगी, लेकिन कमी उतनी भी नहीं आएगी। देखिए, मैंने भी चुनाव कराया है और मैं ये जानता हूँ कि जैसे एक ही बार में केंद्र और राज्य के बीच जब चुनाव कराया जाएगा तो ऐसा नहीं है कि बहुत मानव संसाधन की ज़रूरत होगी या प्रशासनिक और वित्तीय संसाधन की ज़रूरत होगी। हाँ, थोड़े लेवल पे चीज़ें बढ़ाई जाएगी इसको। उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन जो कुशलता हासिल करने की बात करती है, वो इस लागत की भरपाई नहीं करती है। जैसे जो भी खर्च यदि बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है, बचत हो रहा है, तो ये जो वन नेशन वन इलेक्शन के जो नुकसान होंगे या जो इसके फायदे गिनाए जा रहे हैं, वो इस चीज़ को पैरेलल या बैलेंस नहीं कर पा रही है। उसके बाद सरकार के कार्यकाल पर क्या असर होगा? देखिए, प्रत्येक सरकार को मौजूदा सामाजिक आर्थिक स्थिति का विश्लेषण करने के लिए समय चाहिए होता है। जैसे बिहार राज्य को ले लीजिए, मान लीजिए बिहार में अलग अलग तरीके की कई समस्याएं हैं, या दूसरे कोई भी स्टेट आप ले लीजिए जहां अलग अलग तरीके की समस्याएं हैं। तो यदि सरकार गिर जाती है, कोई नई सरकार 2 साल के लिए आती है, तो आप सोच के देखिए कि ऐसे राज्यों के विकास के लिए आप 2 साल में क्या कर पाएंगे? क्या आपके पास विजन होगा? वहाँ तो आप स्वार्थ सिद्धि में ही लगे रहेंगे कि हम किसी तरीके से अपने सत्ता में बचे रहे। तो ये छोटे छोटे जो कार्यकाल होंगे, सरकार गिरेगी, बनेगी, बदलेगी, तो ये सब चुनौती खड़ा हो सकता है और सरकार की अस्थिर हो सकती है। उसके बाद कृत्रिम रूप से कार्यकाल की कमी, किसी सरकार के कार्यकाल को कृत्रिम रूप से कम करना शासन में बाधा डाल सकता है। बिल्कुल सही बात है। और यह न केवल नीति निर्माण में बाधा डालेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया, आदर्श आचार संहिता लागू होने के कारण उत्पन्न सामान्य नीति गतिरोध के से भी नकारात्मक परिणाम होंगे। आदर्श आचार संहिता लग जाता है, आपको ही पता है, तो कोई 2 साल की सरकार बनी, पता चला 1-2 महीना पहले बाद में ये आचार संहिता लग गया, तो वहाँ भी नीति निर्माण में बाधा उत्पन्न होगा। इसके कारण उन्होंने क्या क्या चुनौतियां हैं? देखिए, हमारे यहाँ मतदाता बहुत ज़्यादा है, 900 मिलियन से अधिक मतदाता हैं। तो को देखते हुए चुनाव कराने के लिए अत्यधिक संसाधनों की आवश्यकता होगी। देखिए, संसाधन तो ऐसे भी केंद्र में चुनाव होते हैं तो आवश्यकता होती है, तो ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, क्योंकि हम भी चुनाव से जुड़े हुए थे एक समय, तो ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। संसाधन तो आप जैसे लोकसभा का चुनाव कराते हैं, उसी में बस राज्यसभा को शामिल कर लेना है। हाँ, थोड़े बहुत चीज़ें बढ़ेगी, मानव संसाधन, थोड़ा बहुत वित्त का भी ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्च होगा। उसके बाद यह लोकसभा, राज्य, स्थानीय निकाय चुनाव को एक साथ यदि आयोजित किया जाता है तो इसका बोझ कई गुना बढ़ेगा, कुछ लेवल पे बढ़ेगा। और यह सुरक्षा बलों और प्रशासनिक तंत्र पे भी इसका असर पड़ेगा। मतदाता थकावट और भ्रम का जोखिम भी, हाँ, भ्रम वाला जो बात हमने पहले भी बताया था कि कन्फ्यूजन हो सकता है कि राज्य की सरकार की जो भी उपलब्धियां कार्य है, कहीं ना कहीं केंद्र ढक सकती है उस चीज़ को, तो ये एक हो सकता है। मतदाता का थकावट वाला मुझे मुद्दा लगता है कि ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, एक देश एक चुनाव से पहले और भी देश में कई तरह की चुनौतियाँ हैं, जो संवैधानिक लेवल पे, प्रशासनिक लेवल पे उसको सुधारा जाए तो चीज़ें और बेहतर हो सकती है। तो पहला क्या है, व्यवस्थित चुनौतियों का समाधान किया जाए। जैसे
संवैधानिक और प्रशासनिक समस्याओं को पहले हल करना होगा, जो राज्य सरकारों के लिए चुनौती है, प्रभावित करती है। और एक देश एक चुनाव यदि लागू ऐसा होता भी है तो ऐसा उपकरण बनने से रोकना होगा जो सत्ता के केंद्रीकरण की ओर न ले जाए। उसके बाद आवश्यक सुधार और क्या क्या किया जाना चाहिए, जैसे 356 का दुरुपयोग को रोकना चाहिए, इसके कठोर प्रावधान किए जाना चाहिए जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। उसके बाद दल बदल विरोधी कानून को सशक्त किया जाना चाहिए, जो अस्थिरता पैदा हो रही है, बार बार सरकार गिर रही है, पार्टी में विधायकों का खरीद फरोख्त किया जा रहा है, उसको रोकने के लिए किया जाना चाहिए। राज्य सरकारों की स्थिरता, राज्य सरकारों को सशक्त और स्थिर बनाने के लिए भी उपाय किए जाने चाहिए। संघीय ढांचे की रक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। और क्योंकि भारत की, जो मैंने पहले भी डिस्कशन किया कि भारत में विविधता है, बहुलता को पहचान देती है, तो राज्य को एकीकृत चुनाव चक्र के साथ संयोजित करने के लिए मजबूर करना उनकी स्वायत्ता को कमज़ोर करेगी, शासन के लोकतांत्रिक सार को भी कमज़ोर करेगी। तो इसलिए इस एक देश एक चुनाव को लागू करने से पहले जो भी समस्याएं, जो चुनौतियां पहले से मौजूद है, पहले उस पर हमें विचार करना चाहिए। बिना संघवाद के क्षरण को रोकने के लिए आवश्यक सुधारों के संविधान के मूल ढांचे पर सीधा ये हमला होगा। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वन नेशन वन इलेक्शन को अच्छे तरीके से संसद में विचार विमर्श किया जाए, जनता से भी इस पर राय मांगा जाए और हर चीज़ों को बेहतर बहुआयामी दृष्टिकोण से देखने के उपरांत ही इस पर विचार किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो वो वन नेशन वन इलेक्शन जो है भारतीय लोकतंत्र के लिए एक समाधान बनने के बजाय एक काला धब्बा साबित हो सकता है, चुनौती हो सकता है। हालांकि इसमें कुछ ज़्यादा इस चीज़ को बताया गया है, इतना कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, भविष्य के गर्भ में कोई नहीं जानता है कि कौन सी चीज़ें कितनी बड़ी चुनौतीपूर्ण बन सकती है, कौन से संघवाद पे बहुत बड़ा चोट कर सकती है। लोकतंत्र और संघवाद की आवश्यकता हमारे देश को बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मूलभूत समस्याओं का समाधान तभी हो पाएगा और एक देश एक चुनाव संरचनात्मक कमजोरियों को हल करने के बजाय अधिक उजागर कर सकता है। सच्चे लोकतांत्रिक शासन के लिए केवल एक साथ चुनाव कराना पर्याप्त नहीं है। बिल्कुल सही बात है। ईमानदारी के साथ काम यदि कोई सत्ता में बैठा व्यक्ति करना चाहे तो वो किसी भी नियम कानून के तहत कर सकता है। यह संघवाद के मूल सिद्धांतों और राज्य सरकारों को भारतीय संघीय व्यवस्था में समान भागीदार के रूप में सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता की मांग करता है। लोकतंत्र और संघवाद निष्कर्ष हम देख सकते हैं, ऑलरेडी डिस्कशन हम कर चुके हैं। निष्कर्ष में हमने काफ़ी पॉइंट रखे हैं इसमें, लेकिन आप इसको समराइज करके आपको लिखना होगा जब आप उत्तर लेखन करेंगे IAS-PCS का, जो कुछ भी आप करते हैं। तो एक देश एक चुनाव प्रस्ताव भारत के चुनावी ढांचे और संघीय प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। बिल्कुल इसके पॉजिटिव पक्ष भी होंगे। हमने इसमें क्रिटिसिज्म को ज़्यादा लिया है क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसमें कुछ खामियां हैं, तो उसमें सुधार कैसे किया जाए। इसके बहुत पॉजिटिव पक्ष भी हो सकते हैं, उसको भी हम एक दिन डिस्कशन करेंगे। देखिए, इतिहास हमें बताता है कि सहकारी संघवाद का संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। विकास में बहुत ज़रूरी है कि नीचे लेवल की सरकार को भी आज़ादी दिया जाए ताकि वो वहाँ के लोगों की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ सके। अनुच्छेद 356 पे भी ध्यान देना चाहिए, जो कि बार बार उपयोग से संघीय व्यवस्था कमज़ोर होती है। और एक देश एक चुनाव को सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करके इसको लागू किया जाना चाहिए। दूरगामी प्रभावों को समग्र रूप से इसका आकलन भी करना चाहिए कि क्या इसके फायदे नुकसान हो सकते हैं। दल बदल विरोधी कानून की खामियों और अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग जैसे गंभीर मुद्दों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस पर सुधार करना चाहिए। राज्य की स्वायत्ता को कम करना केवल संघीय ढांचे को कमजोर करेगा, जो भारतीय लोकतंत्र का आधार है। उसके बाद सुधारात्मक कदम को संविधान के संघीय चरित्र और राज्यों के अधिकारों का सम्मान करते हुए उठाना चाहिए। मतदाताओं के जनादेश और लोकतंत्र के सरकार को कमज़ोर करता है, इस पे भी ध्यान देना होगा। उसके बाद चुनाव की बार बार आवृत्ति वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों पर दबाव डालती है, ये तो हमने डिस्कशन किया था। लेकिन यदि ये चुनाव एक साथ होते हैं तो उतना वित्तीय बोझ नहीं बढ़ेगा जितना कि अलग अलग कराने से होता है। लेकिन अब जो वित्तीय बोझ कम होगा, क्या वास्तव में एक देश एक चुनाव लागू होने से जो चीज़ें हम सोच रहे हैं कि वो हो जाएगी, क्या उस वित्तीय को भरपाई कर पाएगा, वित्तीय नुकसान को या फायदे को? भारत जैसे बहुस्तरीय लोकतंत्र में हर सरकार को नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त समय मिलना चाहिए। इस प्रस्ताव को लागू करने से पहले इसके संघीय लोकतांत्रिक प्रशासनिक प्रभावों का गहन मूल्यांकन भी करना आवश्यक है। तो ये सब निष्कर्ष था। तो आज का वीडियो डिस्कशन में बस इतना ही। कैसा आपको डिस्कशन लगा? कोई सुझाव हो तो आप दे सकते हैं। यदि सुझाव की उपयोगिता होती है तो हम उसे जरूर लागू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।